तो बेटा इसके बाद में अपन चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई चार्ज क्या हुआ है, रुका हुआ है, तो रुके हुए चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो रुका हुआ चार्ज है या फिर स्टैटिक जो चार्ज है वो क्या करेगा, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जबकि एक मूविंग चार्ज, कौन सा चार्ज बेटा, मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आगे क्वेश्चन जाके आपको पता चलेगा कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब अगर उसी स्टैटिक चार्ज को, उसी रुके हुए चार्ज को अगर मैं क्या करवा दूं, मूव करवा दूं, चला दूं, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब एक चीज अपन यहां से ये सीख रहे हैं कि अगर चार्ज को चला देंगे, चार्ज को मूव करवाएंगे, तो क्या बन सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। तो इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही रहेगा। पर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो जैसे मानो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, Q प्लस लिखा मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों तरफ मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इन लाइंस को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, इन लाइंस को तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो एरिया है, इस एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मानो कि एक और चार्ज है Q माइनस, और ये इसका फील्ड है, ये इसका एरिया है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो वो एरिया जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इस एरिया के अंदर जब ये चार्ज क्या करेगा, इंटर करेगा, तो इस चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है, रिपल्सन फोर्स भी। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला चार्ज कैसा है। अगर सामने वाला चार्ज पॉजिटिव है तो अब तो क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। अगर सामने वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या लगेगा बेटा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या किसी स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई अनदर चार्ज इंटर करता है, तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। उस एरिया, उस फील्ड को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, द फील्ड अराउंड ए पॉजिटिव चार्ज, द फील्ड अराउंड ए नेगेटिव चार्ज in which another charge can feel attraction and repulsion force. This field is known as electric field. Okay? बाद में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। एक्चुअल में ऐसी लाइन जो देख रहे हो आप बेटा, जो मैंने ड्रॉ की है, एक्चुअल में चार्ज के चारों तरफ ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ की है। एक्चुअल में चार्ज के चारों तरफ ऐसी कोई लाइन अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो द इमेजिनरी लाइन which is draw around a charge to represent its electric field. किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, उन इलेक्ट्रिक लाइंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ अपन देख लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ और।
देखो मैंने क्या किया बेटा, ये जो एरो लगाए हैं वो पॉजिटिव चार्ज के तो लगाए हैं बाहर की तरफ, किधर लगाए बाहर की तरफ, और ये जो एरो लगा रहा हूं बेटा मैं नेगेटिव चार्ज के लिए, ये मैं लगा रहा हूं किधर, नेगेटिव चार्ज की तरफ या फिर अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमेशा बेटा ध्यान में रख लेना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होते हैं, ये जो फील्ड लाइंस आप देख रहे हो ये क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, और नेगेटिव साइड, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, ये बेटा हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये अपने को क्या करना है, याद में रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है और किस तरह होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। इन क्लास 10th चार्ज का भी वैसे फॉर्मूला होता है, पर इन क्लास 10th बेटा आपके पास में चार्ज का कोई फॉर्मूला है नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं इसको फॉर्मूले पर बात नहीं करूंगा। अपन बात करेंगे डायरेक्ट किस पे, इलेक्ट्रिक करंट पे बात करेंगे। चार्ज के बारे में पूछा क्या जाता है, उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, वो कौन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है वो पूछा जा सकता है, और उसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं वो पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा चार्ज के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक चार्ज के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि एक बेटा एक लो होता है क्वांटाइजेशन लो। एक क्या होता है, छोटा सा लो होता है क्वांटाइजेशन लो, उसको देख लेते हैं क्वांटाइजेशन लो क्या होता है। हालांकि 10th क्लास में तो ये भी नहीं है, पर बेसिक कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर 10th क्लास में, तो उसको समझने के लिए अपने को ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा और क्वांटाइजेशन लो क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में देखो सिंपल शब्दों में समझाऊं तो क्वांटाइजेशन लो कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। अगर सपोज दैट ये मार्कर है, ये अनचार्ज है, मेरे को इसको चार्ज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दो, दोनों कंडीशन में चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज बेटा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तब तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तब तो इस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए, बाहर कहीं से मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव। एक्चुअली में 3 मेथड होते हैं किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है रबिंग मेथड। कौन सा मेथड बेटा, रबिंग मेथड। रबिंग मेथड, रबिंग का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो जब किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से वो क्या जाता है, चार्ज हो जाता है। दूसरा मेथड होता है कंडक्शन मेथड और तीसरा मेथड होता है इंडक्शन मेथड, जो कि अपने यहाँ नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। रबिंग मेथड क्या होता है कि किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब तो वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कैसा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब मानो कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये मानो कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये मानो कोई ऑब्जेक्ट बी है, अब इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। ई माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और पी प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटॉन। ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक ज्यादा अपन नहीं खींचेंगे, अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहां जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर किए, चलो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, ठीक है, तो इस पर क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, इस पर चार्ज कितना आएगा, ठीक है, वो बताता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ये क्या बेटा, क्यों क्या है, ये बेटा ये क्या है, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, ई है बेटा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जैसे मैं बोलूं कि मैं पूछूं आपसे कि ए ऑब्जेक्ट से मैंने बी ऑब्जेक्ट पर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, बताओ बी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज आएगा। तो सर अपन कर सकते हैं कि कैसे करेंगे बेटा, इसको अपन बोलेंगे सर आपने पूछा है चार्ज कितना आएगा, तो क्यू की वैल्यू पूछी आप, ठीक है,
अच्छा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, n की जगह 5। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। जबकि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बेटा, सिमिलर होता है, बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। ये भी कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, कितना लिखोगे बेटा, 1 पॉइंट कितना लिखोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, माइनस का 19 कूलम। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 से, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का चार्ज निकल कर आ जाएगा। इस तरह अपन पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, कितना चार्ज आएगा। और जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं कि गए हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन बेटा आए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या लेंगे अपन, माइनस का 1.6 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इस तरह अपन ये इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज डेवलप होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं क्वांटाइजेशन लॉ की। ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहां से आता है बेटा, ये फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन लॉ से। क्वांटाइजेशन लॉ क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो मैंने 5 ही क्यों किए, मैं बेटा 5/2 क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, क्या मैं इसमें 1/2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें 3/4 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। ये क्वांटाइजेशन लॉ यही बोलता है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं, तो या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं होगा तो जीरो चार्ज, और ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। पर कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या फिर 3/4 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन सिंपल शब्दों में बोले तो फ्रैक्शन में p/q की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो किस में होगा बेटा, होल मल्टीपल में होगा। ये जो n होता है ये क्या होता है बेटा, होल नंबर होता है। ये जीरो से लेकर कहां तक एग्जिस्ट करता है, 1 2 3 4 और डेज इनफाइनाइट तक। इनको क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर बोलते हैं। n की वैल्यू जो होती है वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है ओनली। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू क्या नहीं होगी बेटा, 1/2 3/4 5/2 6/2। इस तरह फ्रैक्शन में कभी अपन क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, तो ये अपना था बेटा क्वांटाइजेशन लॉ। इसके बाद में एक छोटा सा एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो बेटा क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक कूलम चार्ज है। मानो कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है, एक कूलम चार्ज है। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, क्या बताने का आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किए गए क्या डेवलप करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए होंगे। अपन जैसा कि मैंने बताया था फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। वेयर Q क्या है बेटा, Q क्या है, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपको दे रखा है, कितना 1 कूलम। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपको पूछे गए, और ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि आपको पता है। तो आपके पास दो वैल्यू पता है, आपको एक को पूछा है, दिया क्या है बेटा, एक कूलम चार्ज, क्यू की वैल्यू दे दी। एक आपको क्या दे दिया, ई की वैल्यू पहले से पता है। अभी लिखी थी, कितनी होती है ई की वैल्यू, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹
19 कूलम ये की वैल्यू होती है। तो मैं क्या यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता? किस तरह निकालेंगे देखना जरा। मैं करूंगा बेटा, पहले वैल्यू पुट करो। क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। ओके, एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। इनटू ए की वैल्यू आपके पास में पहले से, ए की वैल्यू क्या बेटा आपके पास में? माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। ओके, अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है, तो जो गिवन होता है ना उसको क्या कर देते हैं बेटा, एक साइड ले लेते हैं, और जो आस्क किया गया, जो पूछा गया उसको क्या रखते हैं, एक साइड रखते हैं। तो यहाँ से बनेगा 1 कूलम अपॉन माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम इक्वल्स टू एन, इक्वल्स टू एन। यहाँ से कुलाम कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या बेटा, नीचे बचेगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम और n क्या बचेगा, n बचेगा। अब बेटा सबसे पहले जो पावर है इसको प्लस में करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। जब ये नीचे है डिवाइड में, तो ये माइनस की ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी बेटा, ये प्लस की हो जाएगी। तो ये इंटू 10 टू द पावर 19 और यहाँ नीचे क्या बचेगा 1.6 बराबर n। अब इसको और ज्यादा सोल्व करना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10 आएगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 10 बराबर n, नीचे हो जाएगा 16। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन 60 बराबर n लिख सकता हूँ। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको और ज्यादा सॉल्व करने के लिए अपन कर सकते हैं कि अपन क्या करें, यहाँ बेटा इसको क्या कर ले 100 बना ले। कितना बना ले, 100 बना लिया। 100 बनाने के लिए यहाँ 10 की जो पावर 20 है 20 है, यहाँ क्या करेंगे 10 की पावर 18 कर देंगे, 2 पावर कम कर दी और 2 जीरो यहाँ पर अपने एक के सामने उतार दिए। नीचे क्या बचा बेटा 16 और इक्वल्स टू में क्या बेटा n अपना चल ही रहा है, ठीक है। जब अपन बेटा डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आता है इसका, इसका आंसर आता है n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अपन ने फाइनल में क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया बेटा कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था, तो मैंने बोला कि मैंने इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर एक कूलम चार्ज ट्रांसफर किया, इसका मतलब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन जब मैं ट्रांसफर करूंगा तब जाकर क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर एक कूलम चार्ज है वो डेवलप होगा। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ में आज अपना ये जो टॉपिक है चार्ज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक के इस क्वेश्चन के साथ में अपना चार्ज टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना नेक्स्ट सेशन में रहेगा, वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पूरा से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू।